ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ये कहना कि अपना हुर्मुज़ में नया बाब शुरू हो रहा है, क्या ये इस बात का इशारा है कि ईरान अब बाकायदा तवील मुद्दती जंग की जानिब बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल जो कल उनका बयान आया है वो बहुत लंबे अरसे से ड्यू था, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी चल रही थी कि बेसिकली जो डायरेक्शंस है वो कहाँ से आ रही हैं। तो ऐसे में उनके सुप्रीम लीडर का ये जो बयान है ना, वो काफ़ी लंबी ट्वीट्स थी, वो ऑलमोस्ट 5 to 6 ट्वीट्स थी उन्होंने लंबी की। उसमें बहुत सारे उसके पहलू हैं। उनमें एक जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि उन्होंने अपने लोगों को भी एड्रेस किया, उनको अपनी हिस्ट्री बताई है कि किस तरह से जो पर्शियन गल्फ है ये हमेशा से जब आउटसाइडर्स आते थे, चाहे वो पुर्तगीज थे, चाहे वो डच थे, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे फ्रेंच थे, तो वो उनके अगेंस्ट वो लड़ते रहे हैं, क्योंकि वो डे भी था ना कल, स्टेट ऑफ उसका हर्मुज का गल्फ। जी। तो फिर उसके बाद जो और एक तो वो मैसेज उन्होंने अपनी कौम को दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी लंबी वॉर, इतनी लंबी उससे पहले सैंक्शन से वो भी थके हुए हैं। फिर दूसरा जो है उन्होंने एक मैसेज जो दिया है वो अपने हरीफों को दिया है, अमेरिका को दिया, इसराइल को दिया, जिस तरह से उन्होंने उनको एड्रेस किया है कि हमने जिस तरह पहले भी जो आउटसाइडर्स थे उनको डिफीट किया था और अपनी सॉवरेनिटी की को इंटैक्ट रखा था, तो हम आइंदा भी कर सकते हैं। तो अब इसमें जो चीज़ सामने मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये नो वॉर नो पीस वाला जो सिलसिला जो स्टेलमेट वाला चलता रहा है, नहीं, ऐसा बहुत अरसा नहीं चलेगा, बल्कि स्पेस से अब शायद या तो और उसके साथ ही जो मिस्टर ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसमें उन्होंने जो टारगेटेड एस्केलेशन की बात की, और मुझे लग रहा है कि चीज़ें उसकी तरफ ज़्यादा जा रही हैं, जिसमें वो कुछ उनकी ऑयल रिफाइनरीज, कुछ उनकी ऐसी प्लेसेस को टारगेट करेगा ये अमेरिका, जिसमें उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी जो विनिंग सिचुएशन है ना, कम से कम उसको प्रोजेक्ट कर सके। और जब अमेरिका की तरफ हम बिल्कुल, तो जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि अमेरिकन जो कॉम है वो भी दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस वॉर। इवन जो कांग्रेस है वो भी नहीं चाहती है। बहुत सारे रिपब्लिकन्स भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर ट्रंप को कहना शुरू कर दिया कि इसमें से बाहर आएं। लेकिन अब मुझे लगता है ये यहाँ पे एक काइंड ऑफ अमेरिका में वन मैन शो हो रहा है। एक शायद एक ही पर्सन की ईगो और रिस्पेक्ट है जो जिसके ऊपर वो ये सारा कुछ खेल रहे हैं, और वो जो टारगेटेड एस्केलेशन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये शो करना है कि वो लोग जीत गए हैं। लेकिन एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि शायद जंगबंदी हो जाएगी, ये सिलसिला रुक जाएगा, कोई खिते में अमन होगा। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा है कि जी ईरान फौजी तौर पर शिकस्त खा चुका है और अब सिर्फ उनके पास हथियार डालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रही है। तो आपको ये लगता है कि ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ेगा और जंग बंदी वाली सूरत हाल तो अब होती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, कल जो स्पेशली कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें ये दोनों जब एक सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट्स आना और उसके बाद मिस्टर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे ये चीज़ समझ आती है कि अब मिस्टर ट्रंप पे डिपेंड करता है। यानी इधर तो वो ऐसा करें कि ठीक है, वो एक सैनिटी प्रवेल करे और वो बैठे और इस मसले को हल करें, जो कि बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है अगर हम मिस्टर ट्रंप की पर्सनालिटी को माइंड में रखते हैं। तो दूसरा ये है कि वो कोशिश करेंगे कि मैं इसमें से निकल आए हम वॉर में से, लेकिन हम कम से कम अपनी जीत जो है वो मेक श्योर कर लें, या कम से कम उसको प्रोजेक्शन कर दें, चाहे वो फॉल्स ही क्यों नहीं है। तो उसके लिए वो कुछ जगहों पे एस्केलेशन एंड देन डी एस्केलेट करेंगे, कुछ ऐसी जगहों पे टारगेट करेंगे ईरान के अंदर, उसके बाद कहेंगे कि हाँ हमने सब तबाह कर दिया, और उसके बाद फिर वो यूनिलैटरली वहां से बाहर भी निकल आएंगे। और 2 दिन पहले जो उनके जेडी वेस्ट जो है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर अपना पर्पस अचीव करने के बाद ईरान से वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी यहाँ रहना नहीं चाहता है, बस उनको ना एक ऑनरेबल और वो उनको मिस्टर ट्रंप की स्पेशली ईगो को सेटिस्फाई करता हुआ कोई डिसीजन नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम देखें कि सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। अब यमन की जानिब से ऐलान किया गया है कि अपनाए बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाएगा। क्या असरात पड़ेंगे यूरोप पर और दीगर जो गल्फ के ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर, पूरी दुनिया पर ओवरऑल अगर हम बात कर लें खत्ते से बढ़ के, और अमेरिका पर इसके क्या असरात होंगे? क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? पहले ही हम देख रहे हैं कि अपना हुर्मुज़ जो है उसकी भी नाकाबंदी है, ईरान की जानिब से भी बंद है। तो जब बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगी तो 32% तेल की जो सप्लाई है अब वो तो रुक जाएगी मुकम्मल तौर पर। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबुल मंदब का बंद होना जो है उसका थ्रेट बहुत अरसे से हमें नजर आ रहा था, क्योंकि ये एक प्रॉक्सी है वहां बैठी हुई है ईरान की, और वो जो ईरान से मैसेज आएगा वो उसके साथ वो उसको अलाइन करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली यही वो दोनों चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम वर्ल्ड की ट्रेड होती है। और अगर हम यूरोप को देखते हैं तो यूरोप तो ऑलरेडी इस सारे सिनेरियो की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, एनर्जी का क्राइसिस, बल्कि उसमें तो
23 से स्पेशली, और जब से यूक्रेन वॉर हुई थी तब से हमने देखा कि उन्होंने रशिया, जिससे सबसे ज़्यादा वो ऑयल परचेज किया जाता था, एनर्जी का सबसे बड़ा वो सेलर था, उसको उन्होंने जब सैंक्शन लगाई और उसके बाद उन्होंने अपना रुख जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ किया, इसकी तरफ किया, अफ्रीका की तरफ किया, अपनी एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए। और अब जब यहाँ पे भी वॉलेटाइल सिचुएशन है तो इस वक्त यूरोप सबसे ज़्यादा परेशान है। मिडल ईस्ट में तो चले हम देख रहे हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, और जिस तरह से अमेरिकन बेसिस को अटैक किया, और जिस तरह से नई अलाइनमेंट हमें मिडल ईस्ट में बनती हुई नजर आ रही है। हमें यूएई कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है, हमें सऊदी और कहीं और है ईरान। तो एक नई अलाइनमेंट कुछ अरसे में ये भी सामने आएगी, जो हम कहते हैं ना कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो रीजन बहुत मुख्तलिफ होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत मुख्तलिफ होगा ये रीजन। बिल्कुल, रीजन तो और मुख्तलिफ होगा। जी जी, उसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया यूरोप को भी, मिस्टर ट्रम्प ने। उन्होंने जर्मनी की बात की, उन्होंने इटली की बात की, स्पेन की बात की कि इन लोगों ने हमारी हेल्प नहीं की, दे वर नोवेयर। हम जब हेल्प चाह रहे थे, सपोर्ट चाह रहे थे, तो वो नहीं आए। वो इसलिए भी नहीं आए कि वो पहले भी वो हेल्प, जब जहां जहां इनको सपोर्ट अमेरिका को चाहिए थी तो नेटो के अम्ब्रेला के अंदर वो उनको सपोर्ट देते रहे थे। लेकिन आखिर कब तक देंगे ना? इवेंचुअली उनको ये नजर आना शुरू हो गया कि ये जंगे जो है वो अमेरिका की, ये जो फॉरएवर वॉर्स हैं, ये इन्हीं के फायदे के लिए, हमें तो हमेशा नुकसान होता है। बिल्कुल, नुकसान तो होता है और जंगें होती भी फायदे या नुकसान के लिए ही है। अब शुरू तो हो गई है लेकिन खत्म करने वाली सिचुएशन नहीं बनती दिखाई दे रही है। और अगर नहीं ऐसा होता तो दोनों ममालिक आपको लगता है अफोर्ड कर सकते हैं, खित्ता जंग अफोर्ड कर सकता है? ईरान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? अगर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात हो रही है, ये खतरा मोल लेने की बात हो रही है, तो इसका दिफा करने के लिए ईरान कितना ताकतवर है? देखिए, जहाँ तक मिलिटरीली बात करते हैं ना, तो ईरान पे इतने अरसे से वो अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे चल रहा है ना। देखिए, सैंक्शंस रही, आइसोलेटेड रहा, तो उसको उसमें ये रेजिलियंस आ चुकी है कि उसने सरवाइव करना है, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन ये जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हुई है ना, इस पे डबल ब्लॉकेट लगा के, ये जो नेवल ब्लॉकेट स्पेशल अमेरिका की तरफ से पहले लगी और फिर खुद ईरान ने खुद भी लगा दी, इससे जो इकोनॉमिक सेटबैक उसको जो मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा जो है सीरियस है, और उससे ईरान निकलना चाह रहा है। और मेरा ख्याल है कि मुस्तफा खामनाई की जो एकदम स्टेटमेंट आई है कल, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी बहुत अरसे से, उससे ये क्लियर स्टांस आ जाता है कि अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि नेवल ब्लॉकेट से भी मामला हल हो जाएंगे, तो हम नहीं, हमने पहले भी ऐसा बहुत सारे कौमों को हराया है, तो हम अब भी ये ताकत रखते हैं। लेकिन रेजिलियंस की अगर आप ईरान में उसकी नेशन की देखते हैं, उनकी लीडरशिप की डिटर्मिनेशन देखते हैं, देखिए उनके पास राइट है फॉर सॉवरेनिटी एंड डिफेंस, आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके अकॉर्डिंगली तो दे आर रेडी टू फाइट। लेकिन अब देखना ये है कि अमेरिका कितना अरसा बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल, अमेरिका कितना अरसा इस जंग को चला सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ईरान तो कहता है कि उसकी लंबी जंग लड़ने की भी तैयारी। और आयशा साहबा जिस तरह बात कर रही हैं रहबर आला मुश्तबा खामनाई की, तो उनके हवाले से बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, तो बड़े अहम टाइम पे उनकी जो स्टेटमेंट है सामने आई। ये कहा जा रहा था कि शायद वो बहुत शदीद ज़ख्मी हैं और किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि ख़त्तो किताबत होती है उनके साथ रब्ता करने के लिए। अब हम देखें ईरानी जो ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स, उनका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा। मतलब इतने सस्ते ड्रोन्स हैं और इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं। अमरीका हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे खुफिया मिशन जो है वो शुरू कर सकता है। क्या आपको नजर आता है कि टेबल पर ऑप्शंस हैं और अमेरिका उनसे क्या अचीव कर सकता है? देखिए, अमेरिका ने इससे पहले भी ऑप्शंस तो बहुत सारी चूज करने की कोशिश की थी। इस नेवल ब्लॉकेट से पहले उन्होंने कोशिश ये की थी कि जितने भी कुर्द हैं जो रह रहे हैं ईरान के अंदर, उनको भी किस तरह अलाइनमेंट में लेकर आ जाए, इंसर्जेंसी अंदर से स्टार्ट की जाए। बल्कि उन कुर्द जो ग्रुप्स थे रह रहे हैं, कुर्द एक अलहदा वो है, एक अलहदा कौम है जो ईरान के अंदर रह रही है, तो उसको उन्होंने कहा था कि हम इनको वेपनाइज करते हैं, अंदर से इनकी इंसर्जेंसी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कुर्द ने भी। फिर दूसरी बात यह है कि वो उनकी कोशिश ये थी कि जो मिडल ईस्ट में स्पेशल, जिसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी अमेरिका की कोशिश थी, इजराइल मैं तो कहूँगी कि उनकी कोशिश थी कि आपस में लड़े। यानी अगर ईरान जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो अरब कंट्रीज हैं उनकी में अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहा है, तो वहाँ से भी रिएक्शन आए। लेकिन वहाँ से जो रिस्ट्रेंट की पॉलिसी रही बाकी ममालिक की तरफ से, वो बहुत मुझे लगता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जंग ज्यादा नहीं बढ़ी। तो दूसरी तो ये बात होगी। तीसरा ये नेवल ब्लॉकेट जो किया, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, तो उसमें मुझे लगता है कि ईरान को नुकसान पहुंच रहा है। और फोर्थ, अगर लेट्स सपोज कि अगर अमेरिका भी तो देखें इतना अरसा अपनी नेवी यहाँ खड़ा नहीं ना रख सकते हैं,
ठीक है, और उसके बाद उन्होंने 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नेक्स्ट ईयर का वॉर का बजट भी दे दिया, सोचे। जिसको जी। कांग्रेस भी खुश नहीं है, जिसपे सेनेटर्स इवन बहुत सारी ट्वीट्स आ रही हैं कि आपने वो हेल्थ से और एजुकेशन से कट करके आप ये वॉर में बजट डाल रहे हैं। और आपने देखा कि वो पीट हेगसेट जो है इनके उनको उन्होंने परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनको वहां पे बैठे बैठे कितना ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप हमसे क्लियर हमें बात नहीं बता रहे। तो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारी ऑप्शंस, वो उसको अवेल कर चुका, लेकिन उसको पता है कि इसमें कुछ नहीं पॉसिबल। फिर आ जाता है कि आप एक एस्केलेशन ऐसी करें कि ओके लैंड इन्वेजन करते हैं, लेकिन ईरान की जो टोपोलॉजी है ना ईरान की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब इस पे मैं बल्कि मेंशन भी करना चाहती हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है इस पे, द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, और टिम मार्शल की वो बुक है, वो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो उन्होंने इसमें बहुत सारे उसमें इवन पाकिस्तान का भी जिक्र है और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं उसमें। तो उसमें जो ईरान का चैप्टर उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि देखें ईरान जो है ना वो एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, उसके आसपास के जो पहाड़ हैं, उसके आसपास फिर उसके पहले पहाड़ों का सिलसिला फिर सहरा आ जाता है। तो वो ईरान तक, तेहरान तक पहुंचते पहुंचते लैंड इन्वेजन में आपकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो आप नहीं कर सकते अटैक। तो उसने एनीवेज, तो वो एक, अगर मेरा ख्याल है कि अगर उसको वो बिल्कुल अमेरिका की नज़र में ये भी बात हो कि टोपोलॉजी ईरान की जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस दफ़ा उनको नेटो की वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं मौजूद होगी जो इराक की दफ़ा या अफगानिस्तान की दफ़ा उनको मौजूद थी। तो अकेले वो कितनी जंग लड़ेंगे। तो अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि अब अमेरिका ये भी चाहता है कि मुझे जो है वो एक सुपीरियर और वो जो वॉर में से एक सक्सेसफुल बाहर निकलता हुआ एलिमेंट है वो बने। तो उसके लिए शायद वो टारगेटेड स्ट्राइक्स करेंगे कि कुछ इलाकों को, कुछ ऑयल रिफाइनरीज को, कुछ इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, हैवी बम्बार्डमेंट, और उसके बाद खुद ही से डिक्लेयर कर देंगे कि हम जो है वो तो जीत गए और ईरान कंप्लीटली तबाह हो गया और अब हम जाते हैं। यानी कि कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए और वही वो तलाश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलिया आयशा साहिबा आपके वक्त का।